नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार। संसद के बजट सत्र के दौरान इन दिनों दोनों ही सदनों में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित बजटीय प्रावधानों पर चर्चा चल रही है। तो 27 साल बाद दिल्ली में आज बजट पेश करेगी बीजेपी की सरकार। कई बड़ी योजनाओं का इसमें ऐलान हो सकता है। इन खबरों पर विस्तार से हम बात करेंगे। ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता भी। और अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और साथ ही साथ बात होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियों की भी। शुरुआत सुबह की हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा में बैंकिंग लॉ समेत आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक हो सकते हैं पारित। लोकसभा में आज भी बजट पर चर्चा की उम्मीद। जम्मू कश्मीर पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पी ने कहा, अपने संकीर्ण और विभाजनकारी एजेंडे को आगे ना बढ़ाए पड़ोसी देश। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी के अगले दौर की बैठक आज। अटॉर्नी जनरल समेत कानून के जानकार रखेंगे अपने सुझाव। सत्ताईस साल बाद दिल्ली में आज बजट पेश करेगी बीजेपी की सरकार। यमुना सफाई, प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी योजनाओं का हो सकता है ऐलान। अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर लगाया 25% शुल्क। दोनों देशों के बीच अवैध प्रवासियों को लेकर तनाव चरम पर। तो नया सवेरा में सबसे पहले बात करेंगे संसद के बजट सत्र की। जी हां, बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और इन दिनों दोनों ही सदनों में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित बजटीय प्रावधानों पर चर्चा चल रही है। इसके अलावा आज राज्यसभा में कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार के बाद उन्हें पारित करने का प्रस्ताव भी किया जाएगा, जिसमें बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 शामिल है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा और पारित कराने का प्रस्ताव रखेंगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों के बारे में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा वक्तव्य देंगे। इसके साथ ही साथ विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिवेदन भी पेश होंगे। लोकसभा में आज बजट पर आगे की चर्चा होगी और इसके अलावा प्रश्नकाल और शून्यकाल सूचीबद्ध है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं, क्योंकि कल जिस तरह से कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ और उसके बाद ये आग अभी ठंडी होती नहीं दिखाई पड़ रही है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इस मामले में जो तकरार हुई उसे लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल एक के बाद एक स्थगन का शिकार होती रही। दोनों सदनों में सत्ता पक्ष की ओर से कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा सरकारी ठेकों में मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दिए जाने का मुद्दा उठाया गया। राज्यसभा में इस मामले में जोरदार हंगामा हुआ और जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर संविधान बदलने का प्रयास करने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस की ओर से नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोपों से इनकार किया। दरअसल कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार यहां तक कह गए कि मुसलमानों के आरक्षण के लिए कांग्रेस संविधान में बदलाव भी करेगी। सरकारी मुस्लिम आरक्षण पर रार, कर्नाटक से दिल्ली तक तकरार, मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई, संसद तक सियासत गरमाई। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर सोमवार को संसद के दोनों सदनों में जोरदार। तो ये तो मुद्दा है। सवाल ये भी है कि क्या आज फिर से कांग्रेस जस्टिस यशवंत वर्मा का मुद्दा उठाएगी।
जी हां, जस्टिस वर्मा के घर कैश बरामद होने के बाद से विपक्ष ने न्यायपालिका पर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं और संसद में बहस की मांग की है। इसके लिए कल सभापति जगदीप धनखड़ ने नेता सदन जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के परिसर से मिले बड़ी संख्या में जले हुए नोटों के मामले पर अहम बात कही। सभापति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सही दिशा में कदम बढ़ाया है। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार चीफ जस्टिस ने सभी सामग्री पब्लिक डोमेन में रखी। सभापति ने कहा कि भारत के चीफ जस्टिस ने एक समिति का गठन किया है और उनकी सतर्कता भी विचारणीय है। न्यायपालिका और विधायिका जैसी संस्थाएं तब सबसे अच्छा काम करती हैं जब उनकी आंतरिक प्रणाली प्रभावी, तेज और सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखने वाली होती है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने बहुत प्रभावशाली और पारदर्शी तरीके से ये कार्रवाई शुरू की है। ऋषि कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम सवालों पर बात करने के लिए, संसद की कार्रवाई पर बात करने के लिए। ऋषि, सुप्रभात। देखिए, सबसे पहले कार्रवाई की बात करते हैं। दोनों ही सदनों में कई विधायी कामकाज जो हैं वो आज सूचीबद्ध है। क्या कुछ खास रहने वाला है, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, जहाँ तक आज संसद की कार्यवाही की बात करें तो हम जानते हैं कि तमाम अहम जो वित्तीय कामकाज हैं उसको सरकार आगे बढ़ा रही है। हमने कल देखा था कि जो फाइनेंस बिल है उसको लेकर लोकसभा में चर्चा शुरू हुई और कांग्रेस ने तमाम ऐसे तीखे हमले सरकार पर बोले जिससे कि वो चर्चा को गरमाना चाह रहे थे। लेकिन ऐसे में जो सरकार की तरफ से जवाब है आज संभवतः आने की उम्मीद है और ऐसे में वित्त मंत्री किस तरीके से इन सब चीज़ों को रखेंगी, क्योंकि विपक्ष कल काफ़ी आरोप लगा चुका है। ऐसे में सरकार ने भी अपना एजेंडा रखा है। इस एजेंडे में तमाम जो विधायी कार्य हैं उनको बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, कई विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि कल की जो कार्यवाही देखी गई उसमें राज्यसभा में कामकाज बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। 2 बार सदन बाधित हुआ और कामकाज आगे नहीं बढ़ पाया। लोकसभा में ज़रूर ऐसा देखने को मिला कि दोपहर 2 बजे के बाद वहाँ पर कामकाज को आगे बढ़ाया गया और फाइनेंस बिल को लेकर चर्चा शुरू कर दी गई। आज की परिस्थितियाँ क्या रहती हैं ये देखना होगा, लेकिन सरकार की पुरजोर कोशिश है कि जो वित्तीय कार्य हैं, चूँकि बजट इसी बात के लिए जाना जाता है कि जो बजटीय तमाम प्रावधान हैं उन पर विस्तार से चर्चा हो और उन चर्चाओं पर बहस हो और इसके बाद उनका जो उत्तर है वो विस्तार से दिया जाए। लेकिन आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो एक तो कल का ही मुद्दा है जिसको कि लेकर कर्नाटक में जो 4% का अल्पसंख्यकों को ठेकों में जो आरक्षण का जो मसला है उसको लेकर ही कांग्रेस ने कल फिर से पलटवार करते हुए कहा कि ये विशेषाधिकार हनन का मामला उन्होंने सरकार के 2 मंत्रियों के ऊपर कल सदन में रखा। लेकिन सरकार ने साफ कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की नीति अपनाकर और संविधान के विरुद्ध एक राज्य में अपनी सरकार ऋषि, सवाल ये भी है कि जो संविधान की बात करते हैं संविधान के मसले पर वही घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम आरक्षण की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं अपनी ही बातों में खुद घिरते हुए नजर आ रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस ने जरूर संविधान का नाम लिया था, चुनावों में बड़ा मुद्दा रहा था, लेकिन बीजेपी ने अब उनको इसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है। उन्होंने साफ कहा है कि जो धर्म के आधार पर आरक्षण का जो प्रावधान है वो संविधान में कहीं नहीं है और साथ ही साथ बीजेपी इस बात को रेखांकित कर रही है कि किस तरीके से जो संविधान सभा में जब आरक्षण की बात की गई थी तो किन किन बिंदुओं को चर्चा में लाया गया था और ख़ास तौर से जो धार्मिक आरक्षण की बात हुई थी उसको सिरे से खारिज किया था संविधान सभा ने। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि धार्मिक आधार पर जो आरक्षण है वो देश को बांटने वाला साबित हो सकता है। तो ऐसे में जो कांग्रेस है उसके ऊपर बीजेपी का तीखा हमला आरक्षण को लेकर ही है और धार्मिक आधार पर जो आरक्षण उन्होंने दिया है। लेकिन यहाँ पर जो मसला यही है कि जो आरोप हैं और उसका जो जवाब है दोनों अपने अपने परसेप्शन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक और मसला जैसे कि आपने बताया कि जो जजेस का मसला है, हाई कोर्ट के जज के यहाँ जो कथित रूप से जो नोट जलने और जो पाए गए हैं नोट, उनकी जो बात है उस मसले को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है, क्योंकि कल
उन्होंने बार बार ये कहा था कि इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं कर्नाटक वाले। तो क्या उस तो मुद्दे क्या वो को इस एक बार मुद्दे फिर को से आज वो उठा सकती है? सवाल ये भी है जी। बिल्कुल, यही आज एक सवाल है। देखना होगा कि क्या वो इस पर कोई कार्य स्थगन प्रस्ताव नोटिस देते हैं या फिर इसको लेकर कोई हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि वही आरोप कल उन्होंने भी लगाया था। अब इसमें जो है सभापति की तरफ से स्थिति को जिस तरीके से कल स्पष्ट किया गया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब तक जो कार्रवाई की गई है उसकी जो सराहना की है, उसके बाद मुझे लगता है कि ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से इस मसले पर जो घटनाक्रम है उसको समाप्त ही माना जाए, क्योंकि कार्रवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। इस मसले के जो तमाम पहलू हैं, सभापति ने कहा कि पहली बार है कि तमाम पहलुओं को, पक्ष को और तथ्यों को पारदर्शिता के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो कार्रवाई उसमें रखा है। तो ये जो मसला है न्यायपालिका से संबंधित ज़्यादा है। अब देखना होगा कि इसको विपक्ष किस तरीके से लेता है। जी चलिए, अभी आपसे एक देश एक चुनाव पर भी बात करेंगे। पहले अपने दर्शकों को खबर बता देते हैं। जी हां, एक देश एक चुनाव पर आज संसद भवन परिसर में संयुक्त समिति की अगले दौर की बैठक होगी और इस बैठक में एक देश एक चुनाव से जुड़े मामले में कानूनी विशेषज्ञों से उनके सुझाव लिए जाएंगे। बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज DL पटेल अपने सुझाव देंगे। साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी निधि अपनी बात भी रखेंगे। PP चौधरी की अध्यक्षता वाले JPC लगातार इस मुद्दे पर सभी हितधारकों की राय ले रहे हैं। इसमें छात्र, किसान, पत्रकार, जज, राजनीतिक दल शामिल हैं। तो हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने की है JPC के अध्यक्ष PP चौधरी से विशेष बातचीत, वो आपको सुनवाते हैं। JPC के चेयरपर्सन PP चौधरी साहब है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन की ओर लगातार देश आगे बढ़ रहा है और आपकी कमेटी लगातार काम कर रही है। देखिए, बहुत अच्छा काम चल रहा है और एक अलग तरह का जोश है सभी सदस्यों में भी, और मुझे आम जन का भी लग रहा है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए उसके पक्ष में। कमेटी के सामने इंटरेक्शन के लिए कई मेंबर्स की क्लैरिफिकेशन है, जैसे कानून के भारत के संविधान के तहत संविधान सम्मत है या नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मर चीफ जस्टिस जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट के DN पटेल साहब आ रहे हैं और दूसरा हैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वेंकट रमनी जी आ रहे हैं। तो दोनों जो हैं करीब 3 बजे से बैठक हमारी शुरू होगी। चौधरी साहब, एक कमेटी ने ये डिसाइड कर लिया कि कौन कौन से लोग आएंगे, लगातार विधिक से जुड़े लोग, कुछ युवाओं को, कुछ लोगों से, तो किस तरह की लिस्ट है और कितने कैटेगरीज में उनसे आप बात करेंगे? देखिए, वैसे कैटेगरीज हमने करीब 22 कैटेगरीज बनाई हैं। उस कैटेगरीज में जैसे पॉलिटिशियन भी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं और लीगल फ्रेटर्निटी के जैसे जुडिशरी से हैं या सीनियर एडवोकेट्स वगैरह वो भी हैं। फिर आप देखिए कि प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी हैं, थिंक टैंक्स भी हैं और एजुकेशन से संबंधित टीचर्स भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, स्टूडेंट यूनियंस भी होगी, लेबर यूनियन भी होगी, फार्मर्स भी होंगे। जिस तरह के संवाद, जिस तरह के स्टेक होल्डर से सुझाव आ रहे हैं, कितना वैल्यूबल समझ रहे हैं एज ए पॉलिटिशियन, एज ए चेयरपर्सन? देखिए, जो सुझाव आ रहे हैं, कभी भी इंटरेक्शन जो होता है ना और उसमें जो सुझाव मिलते हैं वो हमेशा फ़ायदे के होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जैसे हमने सोच लिया वो ठीक सोच लिया, ऐसा नहीं है। तो ये सारा का सारा उससे इमेंस फ़ायदा मिलेगा। जो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कमेटी को रिकमेंड करने में बहुत आसानी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वन नेशन वन इलेक्शन की संयुक्त कमेटी के चेयरपर्सन PP चौधरी साहब, जिनका साफ तौर पर मानना है कि लगातार एक देश एक चुनाव को लेकर न सिर्फ स्टेक होल्डर्स की राय ली जा रही है बल्कि कई अहम सुझाव लगातार कमेटी के पास आ रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज़, संसद भवन, दिल्ली। और ऋषि कुमार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ। ऋषि से बात करते हैं इस पर। ऋषि, एक देश एक चुनाव की दिशा में जो है देश अब आगे बढ़ चला है और आज JPC की इस पर बैठक है, क्या कुछ निकल कर आ सकता है इसमें? देखिए, जैसा कि अभी हमने सुना कि जो समिति के जो अध्यक्ष हैं PP चौधरी, उन्होंने साफ कहा कि 22 ऐसी कैटेगरीज बनाई गई हैं जिसको कि लेकर वो मंत्रणा कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि हम जो सोच लेते हैं वही सही है, ये अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि सभी के साथ संवाद करके अन्य पहलुओं को जानना और पहचानना
और उसमें मंथन करना, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी आधार पर अगर कोई समिति काम करती है तो मुझे लगता है एक बेहतर परिणाम की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस समिति का जो मूल लक्ष्य है वो 2 बिंदुओं को सबसे ज़्यादा उजागर करना है और उन पर रायशुमारी करके एक दिशा तय करना है। एक तो पहला पहलू इसका यही है कि जो कानूनी पक्ष है, क्योंकि हमारे देश में जो चुनाव प्रक्रिया है और उसमें जो उसका जो समय मुकर्रर किया गया है कि 5 वर्ष के लिए विधानसभा और लोकसभा का समय मुकर्रर किया गया है, तो क्या अगर कोई डिसॉल्व होती है असेंबली या लोकसभा बीच में, तो जो अगला चुनाव होगा वो 5 वर्ष के लिए हो या बचे हुए कार्यकाल के लिए हो, इस पर सबसे बड़ी रायशुमारी होनी है, क्योंकि संविधान सभा में इस पर कभी कोई बात नहीं हुई। तो इसको लेकर ये जो पहलू है, इस पर जो कानूनी विशेषज्ञ हैं, विधि विशेषज्ञ हैं और इसमें संविधान विशेषज्ञों की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हमारा जो मूल लक्ष्य है कि संविधान के साथ किसी भी तरीके का जो संविधान की मूल आत्मा है उसके साथ कोई भी बदलाव हम नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन डायरेक्टिव है उसको हम बदल नहीं सकते, डिस्कोर्स को बदल नहीं सकते। दूसरा जो है इसका जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है, उस वैल्यू को भी हम कितना संरक्षित कर पा रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो मूल सार है कि सबको समाहित करके एक डेमोक्रेटिक वैल्यू को बना के रखना, इन दोनों पहलुओं को समिति विशेष तौर से मुझे लगता है इस पर चर्चा करेगी। इसी वजह से जो उन्होंने अपना दायरा विस्तारित किया है 22 कैटेगरीज में, यहाँ तक कि उन्होंने छात्रों तक को शामिल किया, ये बड़ी बात है। लेकिन आज कानून पहलू पर पहले भी 2-3 समितियों में कानूनी पहलुओं पर बातचीत हुई और आज भी चर्चा इसी पर होनी। बिल्कुल, अगर हम इसके फायदों की बात करें, वन नेशन वन इलेक्शन के, तो बहुत सारे फायदे हैं। जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, पैसे की बचत होगी, वहीं समय की भी बचत होगी, बहुत सारे फायदे। अगर आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को बता सके कुछ मोटे मोटे फायदे। बिल्कुल, देखिए, अगर हम कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसका लक्ष्य होना जरूरी होना चाहिए, तय होना चाहिए। तो सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि जो देश में बार बार चुनाव होने की वजह से जो विकास की जो गति है वो अवरुद्ध होती है, और ऐसे में जो खर्चे तो हैं ही, ये तो मानना ही पड़ेगा कि बार बार चुनाव होने से बहुत खर्चा होता है। और हमारे देश में जिस तरीके से जो आर्थिक बोझ है वो चुनावों के चलते बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो सबसे बड़ा आर्थिक पहलू है, मुझे लगता है समिति इस बात पर भी मंथन करेगी कि इससे कितना बड़ा फायदा होगा और किस तरीके से इसको एक आर्थिक लाभ को, देश के विकास की मुख्यधारा को और आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। दूसरा ये कि जो हमारे डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज़ हैं, बार बार चुनाव होना, उसमें तोड़ फोड़ होना और इस तरीके से जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, बहुत सारे, यही नहीं सिर्फ आर्थिक पहलू ही नहीं, मुझे लगता है इसके लोकतांत्रिक पहलुओं पर भी विचार होना चाहिए कि क्या इस कानून से हम अपने लोकतांत्रिक पक्ष को और ज़्यादा मजबूत करने जा रहे हैं। तो ऐसी तमाम बातें हैं जिनको कि हम चर्चा करके बता सकते हैं, और सदन के सामने जब ये रिपोर्ट आएगी तो उसको और ज़्यादा गंभीरता से सदन भी चर्चा करेगा, क्योंकि अंतिम फैसला तो सदन के अंदर ही होना है। और इस समिति का यही सबसे बड़ा काम है कि कानून लाने से पहले उसकी एक स्क्रूटनी की जाए कि जो जो पहलू है उन पर क्या क्या राय पूरा देश सोचता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों से ये तमाम अपडेट, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण है वन नेशन वन इलेक्शन, बिकॉज क्योंकि इससे कहीं ना कहीं अगर लोकतांत्रिक पहलुओं से देखा जाए, आर्थिक पहलुओं से देखा जाए, तमाम पहलुओं से देश को फायदा होने वाला है। और अब बात विकसित दिल्ली के बजट की। जी हां, दिल्ली विधानसभा में आज 2025-26 के लिए बजट पेश किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता अपना पहला बजट पेश करेंगी। करीब 27 साल के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बजट पेश करने जा रही है और इस बजट से दिल्ली वासियों को काफी उम्मीदें हैं। वहीं बजट में यमुना नदी की सफाई, प्रदूषण स्तर को कम करने, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। बजट पेश करने से पहले सीएम रेखा गुप्ता का हनुमान मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है। अपने एक बयान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार को यह मौका मिला है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने इसे डबल इंजन सरकार का बजट करार देते हुए केंद्र के साथ मिलकर काम करने की बात कही है।
तो बजट सत्र के पहले दिन डीटीसी के कामकाज पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताएं, बस सेवाओं की खराब स्थिति, यात्री सुविधाओं की कमी और पर्यावरणीय प्रभावों पर चिंता जताई गई। कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान रेखा गुप्ता ने कहा कि डीटीसी लंबे समय से वित्तीय घाटे में संचालित हो रहा है, राजस्व में वृद्धि नहीं हो रही है, जबकि परिचालन लागत लगातार बढ़ रही है। अगर रिपोर्ट की माने तो 2015-16 में डीटीसी का कुल घाटा 25,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 60,750 करोड़ रुपए हो गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 तक निगम ने 3,937 बसें संचालित की, जो आवश्यक 5,500 से काफी कम थी। सरकार से मिलने वाली सब्सिडी पर अत्यधिक निर्भरता पाई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सार्वजनिक परिवहन को सुधारने के लिए दिए गए कई सरकारी अनुदानों का सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ। धनराशि आवंटन और व्यय में पारदर्शिता की कमी पाई गई। डीटीसी की बसों की कुल संख्या मांग की तुलना में कम होने की बात रिपोर्ट में कही गई है। वहीं कई बसें निर्धारित अवधि के बाद भी चल रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्कशॉप में उपकरणों और कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसके कारण खराब हो चुकी बसें समय पर नहीं चल पा रही हैं। कैमरों, अलार्म सिस्टम और अन्य सुरक्षा उपायों की भारी कमी है। इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग की सुविधा सीमित रूप से उपलब्ध है। कई बस स्टॉप पर बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। तो गिरीश निशाना हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात गिरीश, 27 सालों के बाद भाजपा दिल्ली में अपना बजट पेश करने जा रही है। विकसित दिल्ली का बजट कहा जा रहा है, क्या कुछ है तैयारी? देखिए सैला, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर भाजपा 27 साल बाद अपना बजट पेश करेगी और जो है दिल्ली में रेखा गुप्ता हैं वो आज अपना ये बजट पेश करेंगी, क्योंकि जो वित्त विभाग है दिल्ली का वो सीएम रेखा गुप्ता के पास है। लेकिन आज बजट पेश करने से पहले वो सुबह 9 बजे हनुमान मंदिर जाएंगी और वहां दर्शन करने के बाद दिल्ली कैबिनेट की एक मीटिंग में शामिल होंगी और उसके बाद वो पहुंचेंगी दिल्ली विधानसभा, जहां 11 बजे आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस नए सरकार का बजट पेश करेंगी। उम्मीद की जा रही है कि 80,000 से ज्यादा का बजट वो पेश कर सकती हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस बार के बजट में होंगी, क्योंकि सैला मैं आपको बताऊं, इस बार बजट बनाने से पहले दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली के अंदर रायशुमारी की है। चाहे वो युवाओं की बात की जाए, चाहे वो महिलाओं की बातचीत की जाए, चाहे व्यापारी वर्ग की बात की जाए, चाहे किसानों की बात की जाए, तो तमाम जो उम्र के लोग हैं और जो इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो शिक्षक हों चाहे वकील हों, सबसे सुझाव लिए गए थे बजट के लिए कि बजट में उनके लिए क्या किया जाए, क्योंकि खास तौर पर सबसे पहले इसकी शुरुआत महिलाओं से हुई थी। महिलाओं से सुझाव मांगे गए थे कि उनके लिए क्या खास किया जा सकता है बजट के अंदर। तो उम्मीद की जा रही है कि महिला समृद्धि योजना पर भी कुछ आज बजट में हो सकता है। बिजली पानी को लेकर कुछ हो सकता है। यमुना फ्रंट रिवर की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली जल बोर्ड को एक बड़ा जो है कह सकते हैं कि कुछ मिलने वाला है। इसके साथ ही बहुत सारी उम्मीदें दिल्ली की जनता को लगी हुई हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से दिल्ली भाजपा ने आते ही अपना काम किया है, चाहे दिल्ली में यमुना की सफाई की बात की जाए तो लगातार मंत्रिमंडल की शपथ लेने से पहले ही दिल्ली के अंदर यमुना नदी की सफाई का काम शुरू हो चुका था। नालों की सफाई, हालांकि देखिए मानसून के अंदर अभी 3 से 4 महीनों का समय बाकी बचा है, लेकिन दिल्ली सरकार बहुत मुस्तैद दिखाई दे रही है, लगातार नालों की सफाई कर रही है। और इसी तरह अगर पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो सड़कों पे जो मरम्मत का काम है वो लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरह से कई सड़कों पे गड्ढे दिखाई देते थे और कई तो गड्ढों में ही सड़क दिखाई देती थी। उनको लेकर कितनी संजीदा दिल्ली सरकार है, आप इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। और आज उसी का बजट रेखा सरकार आज पेश करने जा रही है। कल की अगर बात की जाए तो कल खीर सेरेमनी आयोजित की गई। ये अनोखी खीर सेरेमनी थी। यहां पर खास तौर पर जो ऑटो चालक हैं
टैक्सी चालक हैं, वकील हैं, टीचर्स हैं, उन तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया था। उन सबको खीर खिलाई थी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। और आज बजट सत्र कल से शुरू हो गया, लेकिन आज जो बजट है वो पेश करेंगी सदन के अंदर करीब 11 बजे रेखा गुप्ता। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी ही बात बता दी। तो पूरी तरह से दिल्ली वालों का बजट कहा जा रहा है, इसे कहीं ना कहीं दिल्ली की तस्वीर जो है भविष्य में कैसी होगी वो दिखाई पड़ती हुई नजर आएगी इस बजट के जरिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात यूपी में विकास उत्सव की। उत्तर प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर यूपी सरकार के मंत्री और भाजपा के पदाधिकारी 8 से 27 मार्च तक हर जिले में जाकर जनता के साथ उत्सव मनाएंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से जनपदीय विकास उत्सव का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री तारामंडल क्षेत्र के महंत दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित 20 से अधिक विभागों के विकास और जन कल्याण आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी कार्यक्रम में सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताएंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के विकास कार्यों का विस्तृत खाका पेश किया। योगी सरकार ने क्या कहा है, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, एक नजर डालते हैं। तो बीते 8 सालों में परसेप्शन पूरी तरह से बदल गया है। सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और सनातन संस्कृति के क्षेत्र में प्रदेश की जो पहचान बनी है उसका एहसास पूरा भारत कर रहा है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बनकर हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश भारत के श्रम शक्ति पुंज से अर्थ शक्ति पुंज बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश 2017 के पहले देश के विकास में बैरियर था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले ना बेटी सुरक्षित होती थी, ना व्यापारी सुरक्षित होता था, लेकिन आज कानून व्यवस्था की स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी समाज में नारी सुरक्षा और स्वावलंबन का कार्य समाज की प्रगति का मानक बनता है। नारी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन संपूर्ण समाज की प्रगति का आधार है और प्रदेश में आज 35% से अधिक महिला सुरक्षा वर्क फोर्स जो है रोजगार के मोर्चे पर सरकार की सफलता को बयान करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2016-17 में 13% थी, जो आज घटकर 0.3% रह गई है। प्रदेश में व्यापार में हुई तरक्की पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया है। कनेक्टिविटी, सुरक्षा और सुविधाओं के विकास ने पर्यटन को बढ़ावा मिला है।
और अब अगली खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई के बाद अब उनकी फंडिंग की गहन जांच करने जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। बीते एक माह से प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात पूरे ना होने पर सील किया जा चुका है, जबकि पूरे प्रदेश में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित होने की बात सामने आ रही है। जांच के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि देवभूमि में संचालित हो रहे इन मदरसों को कहीं दूसरे देशों से फंडिंग तो नहीं हो रही। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अवैध अतिक्रमण और अवैध मजारों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारें, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा। और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने के लिए। और पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने हावड़ा के बेलगछिया इलाके का दौरा किया। हाल ही में बेलगछिया इलाके में भारी मात्रा में भू धसाव हुआ, जिससे 1 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस क्षेत्र की अनदेखी कर रही है, क्योंकि यहां पर हिंदी भाषी लोग रहते हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया और सरकार से तत्काल राहत देने की मांग की है। हावड़ा कॉर्पोरेशन, हावड़ा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट सब तृणमूल कांग्रेस का कंट्रोल में। हम लोग काल से भाजपा की सब कार्यकर्ता, हमारी यहाँ का लोकल जितना भी वॉलंटियर है, सब काल 500 रुपये आदमी को हम लोग पूरा खाने का इंतजाम किया और 100 घर में हम लोग का रिलीफ का काम चल रहा है। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पी ने कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर अनुचित टिप्पणी की है। इस तरह के बार बार के उल्लेख ना तो उनके अवैध दावों को मान्य करते हैं और ना ही उनके राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद को उचित ठहराते हैं। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसे उसे खाली करना होगा। हम पाकिस्तान को सलाह देंगे कि वो अपने संकीर्ण और विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस मंच का ध्यान भटकाने की कोशिश ना करे। Madam President, India is compelled to note that the delegate of Pakistan has yet again resorted to unwarranted remarks on the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Such repeated references neither validate their illegal claims nor justify their state-sponsored cross-border terrorism. Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. It must vacate. We would advise Pakistan not to try to divert the attention of this forum to drive their parochial and divisive agenda. India will refrain from exercising a more elaborate right of reply. और रूस और अमेरिका के अधिकारियों के बीच यूक्रेन में संघर्ष विराम को लेकर सऊदी अरब में सोमवार को हुई बैठक 12 घंटे चली और समाप्त हो गई। इस बैठक के नतीजों पर एक साझा बयान आज जारी होने की उम्मीद है। रियाद में हुई इस बातचीत में काला सागर क्षेत्र में संघर्ष विराम को प्रमुख एजेंडे के तौर पर लिया गया। काला सागर पर हुई ये वार्ता जहाजों के आवागमन को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए थी। इन वार्ताओं में अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ निदेशक एंड्रयू पीक और विदेश मंत्रालय के अधिकारी माइकल एंटन कर रहे थे। वहीं रूस की ओर से ग्रिगोरी करासिन और काबा के सलाहकार सेर्गेई बिसेडा प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
वार्ता के दौरान यूक्रेनी वार्ताकार पास ही इंतजार कर रहे थे। एक दिन पहले ही उनकी अमेरिकी टीम से बैठक हुई थी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस 3 साल से चल रहे युद्ध को जल्द खत्म करने की कोशिश में हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये बातचीत निर्णायक दिशा में आगे बढ़ेगी। हालांकि यूरोपीय देशों ने रूस के अधिकतम मांगों से पीछे हटने को लेकर संदेह जताया है। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रभात अखिलेश, देखिए काफी लंबे समय से रूस और यूक्रेन का संघर्ष चल रहा था और इसमें हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। अब कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। निश्चित तौर पे देखिए, कल जो वार्ता हुई रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच में, उसके पहले अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच में भी वार्ता हुई और अब जब इसका संयुक्त बयान आएगा, उसके अलावा अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के साथ एक बार फिर बातचीत होगी, क्योंकि यूक्रेन के प्रतिनिधि वहाँ मौजूद हैं। तो देखिए, जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आवाजाही का जो पूरा माध्यम है, जो ब्लैक सी के माध्यम से यूक्रेन अपने अनाज को बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कर पाता है, निर्यात कर पाता है। उसी तरह रूस को भी जरूरत है कि ब्लैक सी अगर शांतिपूर्ण रहेगा, वहाँ हमले नहीं होंगे किसी भी तरीके से, तो अमेरिका के भी प्रोडक्ट जो है फार्म प्रोडक्ट खास करके वो भी अपना निर्यात कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। लेकिन इसके अलावा जो और दो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वहाँ अगर शांति होगी तो उसका लाइन ऑफ कंट्रोल क्या होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में भी अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत हुई। यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच में भी एक दौर की बात हुई या फिर बातचीत हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल अगर होगा तो कौन कौन सा वेरिफिकेशन लाइन बनेगा कि कहां तक किसकी सेना रहेगी, यह एक बात तय होनी है। तीसरी बात यह है कि जो पीस कीपिंग है, अगर मान लीजिए कि दोनों के बीच में युद्ध विराम हो गया तो वहाँ पीस कीपिंग किस तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पे चर्चा चली है और आगे भी इस पे चर्चा जारी होगी। संयुक्त बयान आज इसके बाद आने की उम्मीद है, क्योंकि जो रूस ने भी जो संकेत दिया है, रूस ने भी इस पूरी वार्ता को कहा है कि वो क्रिएटिव वार्ता है, मतलब रचनात्मक तरीके से वार्ता हुई है। उसके बाद यूक्रेन के लोग भी चाह रहे हैं कि वो वार्ता एक ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां यूक्रेन अपने सामान को बाहर भेज सके, क्योंकि बहुत आर्थिक संकट में यूक्रेन है। इसके अलावा एक बैठक चली है लंदन में, जिसमें कि ब्रिटेन और फ्रांस के जो डिफेंस चीफ है उन्होंने बैठकर बातें की है। वो एक पैरेलल चला रहे हैं ताकि अगर युद्ध विराम की स्थिति हुई और वहां यूक्रेन में अगर सुरक्षा देने की बात हुई तो किस तरीके से उसमें यूरोपियन यूनियन शामिल हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन को भरोसा देने के लिए जरूरी है कि यूरोपियन यूनियन के देश वहां किसी तरीके से शामिल हो। तो उसमें भी बातचीत हुई है। तो कह सकते हैं कि जो दो पैरेलल। हाँ अखिलेश, ये भी बताइए कि जो है रूस के कब्जे वाला जो क्षेत्र है उस पर अमेरिका का क्या रुख है, और साथ ही साथ रूस जो है संघर्ष विराम के लिए क्या कुछ चाहता है, साथ ही साथ यूक्रेन की क्या कुछ आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, संक्षेप में हमारे दर्शकों को। देखिए, निश्चित तौर पे रूस ने जो इलाका जीत लिया है, उनका तर्क है कि ये वो इलाके हैं जिसपे कि उनका दावा पहले से ही था। ये रूसी बोलने वाले इलाके हैं और रूसी नागरिकता उनको, रूस ने पिछले कई सालों में उस इलाके में रहने वाले अधिकांश लोगों को रूसी पासपोर्ट भी जारी कर दिया है। तो एक तरीके से वहाँ रूस चाहता है कि वो जो पूरा इलाका है, वो पूरा इलाका उनको रूस को दिया जाए। यूक्रेन का कहना यह है कि वो पूरे इलाके अगर दे दिए जाएंगे तो उनके यहाँ, यूक्रेन के यहाँ राजनीतिक उथल पथल की स्थिति हो सकती है। तो इस पे बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद कम है। जो डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे थे कि यूक्रेन को कुछ कंसेशन देना पड़ेगा, तो लगता है कि यूक्रेन को इस मामले पे एक कंसेशन देना पड़ेगा। उन्हें अपनी जनता, अपने मंत्रिमंडल को इस बात में समझाना पड़ेगा। लेकिन यूक्रेन चाहता है कि सुरक्षा गारंटी हो। जो यूक्रेन है, यूक्रेन को कहना है कि उसे रूस पे विश्वास नहीं है, क्योंकि 2014 के बाद कई बार ऐसी स्थितियां आई और रूस ने वादा खिलाफी की, जो यूक्रेन का कहना है।
तो इसे लेकर देखिए कई बैठकें हुई हैं, यहाँ तक कि तुर्की के नेतृत्व में भी एक बार 2022 में बैठक हुई जिसमें कि रूस से बाहर आ गया। तो ये एक यूक्रेन की सबसे प्रमुख मांग है कि सुरक्षा गारंटी का क्या तरीका होगा, इस बात को भी वार्ता में शामिल किया जाना चाहिए और इसे साफ साफ शब्दों में लिखा जाना चाहिए। और रूस का कहना है कि अंत में जब जेलेंस्की और पुतिन को भी बाद में सीधे सीधे आमने सामने बात करनी चाहिए ताकि इस पूरे वार्ता पे एक अंतिम मुहर लग जाए। चलिए अखिलेश, जब संयुक्त बयान जारी होगा उसके बाद आगे फिर आपसे इस पर विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल धन्यवाद हमारे दर्शकों से ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वे वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदने वाले किसी भी देश पर 25% का टैरिफ लगाएंगे। उनका यह बयान तब आया है जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच अवैध प्रवासियों को लेकर तनाव चरम पर है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला को रूस समर्थक माना जाता है। वेनेजुएला एक बड़ा तेल उत्पादक देश है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर लिखा कि वेनेजुएला संयुक्त राज्य अमेरिका और उन स्वतंत्रताओं के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण रहा है जिनका हम समर्थन करते हैं। इसलिए कोई भी देश जो वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदता है उसे हमारे देश के साथ किए जाने वाले किसी भी व्यापार पर संयुक्त राज्य अमेरिका को 25% टैरिफ का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में भारत वेनेजुएला के कच्चे तेल का शीर्ष खरीदार बन गया था। 2024 में भारत ने वेनेजुएला से 22 मिलियन बैरल तेल का आयात किया, जो भारत की कुल कच्चे तेल की खरीद का 1.5% था। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो दिखाएंगे आपको अखबारों की सुर्खियां। मुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और नया सवेरा में अब बारी अखबारों की सुर्खियों की। तो अखबारों की सुर्खियों के साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी साइमा। साइमा, क्या कुछ लेकर आई हैं आज आप अखबारों के पिटारे से? गुड मॉर्निंग शैला। अखबारों की सुर्खियों के साथ मैं साइमा खान इस वक्त मौजूद हूं और तमाम दर्शकों को सुप्रभात कहती हूं। अखबारों की आज की जो अहम सुर्खियां हैं वो इस तरह से हैं। आपको बता दें कि पहली बार हिंद महासागर क्षेत्र में दिखेगा अनोखी गश्त और भारत समेत इसमें 10 देश जुटेंगे। 10 देशों की नेवी के लोग होंगे क्रू में शामिल और 1 माह से भी ज़्यादा वक्त तक इस पे निगरानी की जाएगी। दरअसल ये जो महासागर में जो गश्त हो रही है वो चीन की आक्रामकता के बीच हिंद महासागर क्षेत्र को मजबूत भागीदारी और सबसे पहले प्रतिक्रिया करने वाले बल के रूप में बड़ी क्षमता देगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी सुर्खी जान लेते हैं, जहां आपको बता दें कि 7 साल बाद सांसदों की सैलरी में 24% की बढ़ोतरी हुई है। जी हां, खबर कुछ इस तरह से शाया हुई है कि माननीयों की बल्ले बल्ले वेतन भत्ते में 24% तक की बढ़ोतरी, 2 साल का बकाया भी मिलेगा, यानी कि पेंशन में भी इजाफा होगा इसी के साथ साथ। और ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। आगे बढ़ते हैं, छात्रों की आत्महत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा गंभीर है और उन्होंने इसकी वजह ढूंढने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2018 से अब तक संस्थानों में 98 छात्रों ने खुदकुशी की है। इसमें IIT, IIM और NIT के छात्र भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छी खबर आँखों के लिए है, जो आपको बता दें कि लाखों लोग भारत में रेटिना संबंधित बीमारियों से परेशान हैं और इसी को लेकर एक खुशी की खबर यहाँ पे सामने आई है। आंखों के
प्रोटीन से बनी दवा अंधेपन से अब बचाएगी। शोधकर्ता जल्द ही इंसानों पर इसका प्रशिक्षण करेंगे। आंखों के रेटिने में कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए मौजूद प्रोटीन के एक छोटे से टुकड़े की मदद से खास आई ड्रॉप तैयार की गई है जो रोशनी खत्म होने की प्रक्रिया को धीमी कर देगी। और अमेरिका की जो इंस्टीट्यूट है उनके शोधकर्ताओं ने ऐसी आई ड्रॉप विकसित की है और जल्द ही इंसानों पर इसका प्रशिक्षण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जहां हाई कोर्ट की तरफ से रैपिडो जो कैब सर्विस है उसके हवाले से यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए ऐप को सुलभ बनाने के लिए आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें सुधार किए जाएं ताकि वो अपने तयशुदा वक्त पर और अपनी मंजिल पर अपने घरों तक पहुँच सकें। उसके लिए भी कोई सुविधा इन लोगों को करनी चाहिए। दृष्टिबाधित व्यक्तियों ने रैपिडो के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। आगे बढ़ते हैं, जहां हम देखते हैं कि कई जो जाति हैं, कई जानवर जो लुप्त होते जा रहे हैं, उन्हीं को लेकर एक नई प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उनका डीएनए जमा किया जा रहा है। ऐसा हमने बाहर विदेश देशों में तो देखा है, लेकिन अब भारत में भी ऐसा ही होने जा रहा है। इसमें रेड पांडा और हिम तेंदुआ और दूसरे जीव भी शामिल होंगे। तो ये थी कुछ अखबारों की सुर्खियां जो आज हमने आपके लिए चुनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद साइमा, ये तमाम सुर्खियां जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब बात कारोबार की। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC में जनवरी में 18 लाख से ज्यादा नए सदस्य जुड़े हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक जनवरी में जुड़े नए सदस्यों में 8.67 लाख 25 वर्ष की आयु के वर्ग के हैं। सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI के लिए डिस्क्लोजर सीमा को 25,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए कर दिया है। डिस्क्लोजर की सीमा में आखिरी बार बदलाव वित्त वर्ष 2022-23 में किया गया था। RBI वित्तीय प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए 10 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिकी डॉलर और रुपए की अदला बदली की। इस नीलामी के पहले चरण का निपटान 26 मार्च और दूसरा 27 मार्च को संपन्न होगा। सेबी चेयरपर्सन बोर्ड सदस्यों और अधिकारियों के हितों के टकराव और डिस्क्लोजर से जुड़े नियमों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। समिति मौजूदा नियमों की व्यापक समीक्षा करेगी, जिसमें बोर्ड के सदस्यों की संपत्ति, निवेश और देनदारियों को शामिल किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 27 मार्च को बेंगलुरु में देश में सेमीकंडक्टर प्रणाली पर नैनो इलेक्ट्रॉनिकी रोड शो और सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये रोड शो नवाचार के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के निवेश को बढ़ावा देगा। केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 12 बैंक और IBBI बैंक नेट मंच का उपयोग कर रहे हैं। बैंकों की परिसंपत्तियों की लिस्टिंग और नीलामी को सुव्यवस्थित बनाने के लिए जनवरी 2025 में पोर्टल शुरू किया गया था। भारत को सर्विस आधारित मॉडल से प्रोडक्ट आधारित मॉडल की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। नीति आयोग के सदस्य VK सारस्वत ने कहा कि भारत को इनोवेशन के क्षेत्र में स्वयं को मजबूत करना होगा। भारत का शहरी गैस वितरण वित्त वर्ष 2024 में 20% से बढ़कर 2030 तक 25% होने का अनुमान है। CareEdge रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सिंगापुर मैरीटाइम वीक SMW में वैश्विक नेताओं के साथ शामिल हुए। सोनोवाल ने द्विपक्षीय समुद्री और व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए सिंगापुर के प्रमुख मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने फ्रांस, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल के अपने मंत्री स्तरीय समकक्षों के साथ SMW में वैश्विक समुद्री रुझानों पर विचार विमर्श किया। सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री संपर्क और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने की बात कही। साथ ही साथ हरित टिकाऊ समुद्री भविष्य की दिशा में सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया। और अब खबरें खेल जगत से। आपको बता दें कि दिल्ली के गुलफाम अहमद ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पैरा लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक हासिल किया। गुलफाम राष्ट्रीय स्तर पर मिली इस कामयाबी से बेहद खुश हैं। उनके मुताबिक खेलो इंडिया के मंच ने उन जैसे खिलाड़ियों के खेल को एक नई दिशा दी है। हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने उनसे खास बात की।
इस वक्त हमारे साथ गुलफाम अहमद हैं जो कि पैरा पावर लिफ्टर हैं, उनसे बात करते हैं। गुलफाम, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई कि आपने गोल्ड मेडल हासिल किया और लास्ट टाइम आपका ब्रॉन्ज था, इस बार गोल्ड आया। क्या कुछ मेहनत की इस बार? जी, पिछले साल से अब तक परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है और जो कि पहला था मेरा लास्ट ईयर खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, तो मैं ब्रॉन्ज मेडल था और इस बार मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमारे लिए इतना अच्छा कर रही है तो हमें भी अच्छा करना चाहिए और मैंने गोल्ड मेडल लिया है। अब किस तरह का देखते हैं चेंज जो है पहला जो एडिशन था उससे अब इस वाले एडिशन में? काफ़ी बदलाव आया है फैसिलिटीज़ में, सुविधाओं में, और जो एक स्टैंडर्ड को, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जो मेंटेन किया गया है यहाँ पे, चाहे वो रूल्स रेगुलेशंस हो, फूड क्वालिटी हो, ट्रैवल हो, स्टे हो, सारे लाइवलीहुड को एज पर पैरा स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। कंपटीशन का जो लेवल है वो किस तरह का दिखता है आपको यहाँ पे? कंपटीशन लेवल बहुत ही अब बढ़ गया है, क्योंकि जैसे जैसे फैसिलिटीज़ और रिकॉग्निशन बढ़ रही है तो लोग ज़्यादा इसके लिए अवेयर हो रहे हैं। अभी पैरा स्पोर्ट्स एक इंक्लूजन को, जैसे नॉर्मल के साथ हमारा भी एक पैरा स्पोर्ट्स अब खेलो इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है 2 साल से। आपने पावर लिफ्टिंग को ही क्यों चुना और किसी और खेल में क्यों नहीं गए? एक्चुअली मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था जस्ट बॉडी बनाने के लिए, लेकिन फिर जब मुझे 2008 में पता लगा, मैं जूनियर था स्कूल टाइम से ही, तब मैंने नेशनल में मेडल लिया था। चलिए, आपके इस हौसले को सलाम है और उम्मीद यही करेंगे कि आप आगे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खुद को सामने रखें। तो ये हैं गुलफाम अहमद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक जो ज़रूरी चीज़ है, जो एक टॉनिक है, वो है जज्बा। इसको आपको बनाकर रखना है, हिम्मत को आपको बनाकर रखना है, इसको बिखरने नहीं देना है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और नया सवेरा में आप देखते हैं देश भर के मौसम का हाल। और आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने इस बात की जानकारी दी है कि न्यूजीलैंड के रिवर्टन तट पर 7 तीव्रता का भूकंप आया। यूएसजीएस ने बताया है कि भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर 6.21 मील की गहराई पर था। जियोनेट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में न्यूजीलैंड के अलग अलग क्षेत्रों में कुल 8 भूकंप आए हैं। साउथलैंड और फ्योर्डलैंड के निवासियों को समुद्र तट और समुद्री क्षेत्रों से दूर रहने का निर्देश दिया गया है। तो न्यूजीलैंड में भूकंप से धरती कांपी है। 6.21 मील की गहराई पर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। 10 किलोमीटर की थी भूकंप की ये गहराई। 8 अलग अलग भूकंप क्षेत्रों में। और नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं जम्मू कश्मीर के स्थानीय कलाकारों की शानदार लोक कला के साथ। आप इस लोक कला का आनंद उठाइए। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।